बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड में हमें जो पैटर्न मिलता है फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, उसको हम कैसे रीड करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं और कैसे ये गेस करते हैं कि कौन सी लाइन किस प्लेन को शो करती है। ये चीज़ें हम स्टडी कर रहे हैं। और सिंपल क्यूबिक पैटर्न को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, यानी ये फर्ज करते हुए कि हमारा जो मटेरियल है, जो सैंपल जिसको हम एनालाइज करने जा रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक होना चाहिए। तो ये बात जहन में रख के हम अपने मटेरियल को एनालाइज कर रहे हैं। तो सिंपल क्यूबिक के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली रिफ्लेक्शन जो हमें नज़र आती है, जो पहली पीक जाहिर होती है एक्सआरडी पैटर्न में, वो 100 होती है। दूसरी पीक 110 होती है, जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तीसरी 111 होती है। तो ये जो वैल्यूज हैं एच के एल की, ये हमने कहाँ से निकाली हैं? ये बेसिकली एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू 1 की इक्वल आती है इस कम्बिनेशन में। तो वहां से हमने एच के एल की वैल्यूज निकाली हैं। तो सिंपल क्यूबिक के लिए ये पैटर्न हमने याद रखना है कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या होंगी? वो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 और 16 होंगी। इसकी पहचान के लिए मैंने आपको बताया था कि 6 पीक्स के बाद आपको एक गैप नजर आएगा, यानी जो यहाँ पे गैप है और जो यहाँ पे गैप है उसकी निस्बत यहाँ पे गैप ज्यादा होगा। और इसके बाद जब आप 14 तक काउंट करेंगे तो आगे 15 चूंकि एब्सेंट होती है तो वहां पे फिर आपको गैप नजर आता है। चूंकि यहाँ पे 7 और 15 एब्सेंट है तो वहां पे हमें गैप्स नजर आते हैं। तो ये पहचान है सिंपल क्यूबिक मटेरियल की। यानी अगर आपके पास कोई इस किस्म की फिल्म आए तो उसमें 7 और 14 जो पीक वो गायब हो, लाइन गायब हो, उसका मतलब ये होगा कि ये एक सिंपल क्यूबिक मटेरियल का पैटर्न क्या होगा। 14 या 15? सॉरी, 15। 7 और 15, 7 और 15 एब्सेंट होंगे, 14 ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो एक और बात जो मैंने आपको बताई थी कि हायर एंगल के ऊपर हमें यहाँ पे पीक एक एक की बजाय दो दो पीक्स इकट्ठी मिलती हैं, यानी वो ऐसे होता है जैसे उन्होंने आपस में ओवरलैप किया हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा रिजॉल्व करें तो फिर हमें ये पीक्स अलग अलग नजर आती हैं। तो इन पीक्स को हम बोलते हैं डबलेट। डबल से निकला लफ्ज आ रहा है डबलेट, कि ये डबल पीक यहाँ पे शो आ रही है, लेकिन ये डबल पीक यानी दोनों जो पीक हैं वो एक ही प्लेन को शो करती हैं, यानी एक ही मिलर इंडिसेस से ये आ रही होती हैं। तो डबलेट आने की वजह क्या है? वजह भी आपको लास्ट टाइम बताई थी कि हम ये पैटर्न हासिल करने के लिए के अल्फा कंपोनेंट यूज करते हैं, यानी कॉपर के अल्फा यूज करते हैं, आयरन के अल्फा यूज करते हैं, कोबाल्ट के अल्फा यूज करते हैं। तो हम जो के अल्फा करेक्टरिस्टिक एक्सरेज यूज करते हैं वो असल में प्योर के अल्फा नहीं होती, यानी वो के अल्फा 1 और के अल्फा 2 का कम्बिनेशन होती हैं। और के अल्फा 1 और के अल्फा 2 कैसे बनते हैं ये बात हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। के अल्फा 1 और के अल्फा 2 की वेवलेंथ में थोड़ा सा फर्क होता है, और इस वेवलेंथ के फर्क की वजह से हमें डिफरेंट एंगल्स पर जो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं वहां पे लाइंस मिलती हैं जो कि डबलेट कहलाती हैं। और हायर एंगल पर ये मिलती हैं, लोअर एंगल पर वो दोनों लाइंस इतनी ज्यादा ओवरलैप होती हैं कि वो हमें एक सिंगल लाइन ही नजर आती है। यानी ये जो लोअर एंगल्स हैं, जो लोअर डिफ्रैक्शन एंगल है, वहां पर दोनों लाइंस वो इतनी ज्यादा ओवरलैप्ड होती हैं कि वो हमें एक ही लाइन नजर आती है, जबकि हायर एंगल्स के ऊपर ये दोनों अलग अलग
नजर आती हैं। इसका फायदा हमें ये होता है कि हम इस डबलेट को यूज करते हुए, यानी दोनों पीक्स को अलग अलग लेते हुए, पहले हम फर्ज करें कोबाल्ट के अल्फा 1 की जो वैल्यू है वेवलेंथ की, ये वाली यूज करेंगे। फिर हम कोबाल्ट के अल्फा 2 की वेवलेंथ की वैल्यू यूज करके तो हम निस्बतन ज्यादा दुरुस्त लेटेस्ट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हमें इसका फायदा है। ये कैसे करते हैं ये अभी हम आगे चल के देखते हैं। तो आज हमने जो एक और इम्पोर्टेंट बात सीखनी है ना, वो ये सीखनी है कि हम इस मेथड में एंगल कैसे मेजर करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो आपने देखा था, ये लास्ट स्लाइड जो हमने पिछले लेक्चर में देखी थी कि जो 2 थीटा वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं, 2 थीटा वैल्यूज कहाँ से निकाली हमने, ये वाला जो पैटर्न यहाँ बना था, और ये इमरजेंट पीक है जो बाहर निकलती है डिफ्रैक्टोमीटर से। तो हमने कहा कि ये वाला जो एंगल है यहाँ पे 2 थीटा वैल्यू, ये 45.8 डिग्री आती है। दूसरी जो कोण के लिए यानी दूसरी पीक के लिए जो 2 थीटा की वैल्यू है वो 66.7 डिग्री है, और थर्ड वन के लिए 84.7 डिग्री है। तो ये जो 2 थीटा की वैल्यूज है ना, ये हम कैसे मेजर करेंगे इस मेथड के अंदर, इसका क्या ट्रिक है, क्या तरीकाकार हम इस्तेमाल करेंगे, क्या लॉजिक हम इस्तेमाल करेंगे ये 2 थीटा की वैल्यू को नोट करने के लिए। तो इसके लिए देखें बच्चों, ये मेथडोलॉजी यहाँ पे लिखी हुई है, ये मेथड को जरा आप गौर से समझ लें। अच्छा, इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा जरा रिकॉल करें, जरा रिमाइंड करें कि जब हमने ये पाउडर एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न मेथड पढ़ना शुरू किया था, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ये फोटोग्राफिक जो फिल्म है ना, इसकी लंबाई कितनी होती है टोटल। सर 1.20 नैनोमीटर। जी शाबाश, कोई और स्टूडेंट बताए। फोटोग्राफिक फिल्म की लंबाई मैं पूछ रहा हूँ कि कितनी होती है टोटल। सर 0.5 नैनोमीटर। 180 नैनोमीटर। 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर या 180 मिलीमीटर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए थी, मैंने आपको बताई थी कि इसकी टोटल जो लंबाई है ना वो 180 मिलीमीटर होती है। तो जब टोटल लंबाई 180 मिलीमीटर है तो उसका जो हाफ होगा, यानी जो एंट्रेंस होल है और जो एग्जिट होल है, उसके दरमियान जो लंबाई होगी वो जाहिर है 90 मिलीमीटर होगी। ऐसे ही ना बच्चों। यस इस सर। इस शक्ल को जरा गौर से देख लें, यही फोटोग्राफिक फिल्म है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। और ये फोटोग्राफिक फिल्म मैंने आपको कहा था कि इसकी जो टोटल लंबाई है ना, ये वाली, ये 180 मिलीमीटर है, 180 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अगर ये टोटल की लंबाई 180 मिलीमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होगी, यानी जो इसका एंट्रेंस होल है और ये जो एग्जिट होल है, इनके दरमियान जो फोटोग्राफिक फिल्म आ रही है, इसकी लंबाई कितनी होगी? 90 मिलीमीटर। 90 मिलीमीटर होगी। डेफिनेटली ये 90 मिलीमीटर होगी। अच्छा चलें, अब आप मेरा साथ दें, जरा थोड़ा सा अपने दिमाग को ना हाजिर रखें और जो मैं पूछता हूँ ना वो बताते जाएं फटाफट। कि ये जो सर्कल बना हुआ है ना टोटल, इस सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है डिग्रीज में, अगर हम बात करें तो? 360। 360। 360 डिग्री। 360 डिग्री। हाँ जी, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री। तो अब देखें 360 डिग्री जो एंगल है ना, ये हमने इसके ऊपर, इस एंगल के ऊपर हमने 180 मिलीमीटर लंबी फोटोग्राफिक फिल्म को स्प्रेड किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि, मेरी बात गौर से सुननी है आपने, फिक्रा ये गौर से सुनना है कि 180 मिलीमीटर फोटोग्राफिक फिल्म 360 डिग्री को कवर कर रही है। बच्चों ऐसी ही बात है ना? जी सर। क्या कहा मैंने, दोबारा बताओ जरा, शाबाश। 180 मिलीमीटर 360 को कवर करिए।
हाँ हाँ 180 millimeter film covers 360 degrees. गुड। तो अगर 180 मिलीमीटर 360 डिग्री को कवर करती है तो 1 मिलीमीटर कितने डिग्री को कवर करेगी? 2 डिग्री सर। 2 सर। 2 डिग्री को 2 कवर डिग्री करेगी। सर। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप ये बात समझ लें और जहन में बैठा लें कि इसका मतलब ये हुआ कि इस फिल्म के ऊपर हर 1 मिलीमीटर जो फासला होगा वो 2 डिग्री को जाहिर करेगा। सिंपल। जब हमने कह दिया कि 160 मिलीमीटर जो है सॉरी 180 मिलीमीटर जो 180। है, हाँ वो 180 मिलीमीटर जो है वो 360 डिग्री को जाहिर करता है, तो 1 मिलीमीटर 2 डिग्री को जाहिर करेगा। तो अब आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर हर जो 1 मिलीमीटर फासला है ना वो 2 डिग्री को जाहिर करेगा। तो आप देखें ना, हमने इस पी का जो फासला है ना वो इसके सेंटर से नाप लेना है। ये जो एग्जिट होल है ना, एग्जिट होल का आप ले लें सेंटर, अपनी बॉल पॉइंट के साथ इसको मार्क कर लें कि इसका सेंटर कहाँ पे आता है, और उस सेंटर से लेके इस लाइन तक का जो फासला है ना, इसको आपने मेजर कर लेना है अपने स्केल की मदद से। जस्ट जो हम स्केल यूज करते हैं लाइनें वगैरह लगाने के लिए, उसके ऊपर आपको पता है मिलीमीटर के निशान लगे होते हैं। तो आपने ये फासला मेजर कर लेना है, इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला मेजर करना है। अगर ये फासला आता है, फर्ज करें अगर ये फासला आता है 15 मिलीमीटर, बच्चों मेरी बात गौर से सुने, अगर ये फासला आता है 15 मिलीमीटर तो इसका क्या मतलब होगा? 15 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज? 30 डिग्री। 30 डिग्री। बिल्कुल, इसका मतलब है हमारे पास जो 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो 30 डिग्री आ जाएगी। तो बच्चों ये तरीकाकार है कि यहाँ से लेके आपने यहाँ तक का फासला मेजर कर लें मिलीमीटर को, उसको डबल कर लें, ये आपके पास पहली वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा की। उसके बाद आप यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला मेजर कर लें मिलीमीटर में, उसको डबल कर लें, ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा की। इसी तरह आप यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी जो तीसरी लाइन है ना, उसका फासला मेजर कर लें स्केल की मदद से, मिलीमीटर में ये फासला मेजर कर लें, उसको डबल कर लें। अगर फर्ज करें कि जो तीसरी लाइन है ना, यहाँ तक का फासला इसके सेंटर से 40 मिलीमीटर आता है, आप इसको डबल करें, ये 80 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास तीसरी लाइन के लिए जो 2 थीटा की वैल्यू होगी वो 80 डिग्री आ जाएगी। तो ये बच्चों तरीकाकार है। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि जो पहली लाइन है वो किस 2 थीटा वैल्यू पे आ रही है, जो दूसरी लाइन है वो किस 2 थीटा वैल्यू पे आ रही है, जो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, यहाँ पे जितनी भी लाइंस हमें मिलेंगी, हम हर लाइन का फासला उसके एग्जिट होल के सेंटर से मेजर करेंगे मिलीमीटर में, उसको डबल कर लेंगे, तो वो हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग 2 थीटा वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यही लॉजिक थी बेसिकली कि हमने उस कैमरा के अंदर जो फिल्म यूज की थी ना, उसकी लंबाई को 180 मिलीमीटर क्यों रखा था, यानी उसका जो कैमरे का जो सरकमफ्रेंस है ना वो 180 मिलीमीटर का ही बनाया गया था, ताकि वो 360 डिग्री को कवर करे और हम इनको आपस में इक्वेट कर सकें कि हर मिलीमीटर जो फासला होगा वो 2 डिग्री को जाहिर करेगा। तो बच्चों मेरा ख्याल है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। Yes, sir. जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुई वो अफ्तारी के बाद क्रिस्टलोग्राफी की जो बुक है ना उसको पकड़ें, और उसमें ये बात सारी लिखी हुई है बड़ी डिटेल के साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इसको वहां से बड़ी तवज्जो के साथ रीड करें। आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑफ इट। तो बच्चों जो मैं आपको बात बता रहा था कि जो हमें हर एंगल के ऊपर ये जो डबलेट मिलता है ना, डबलेट का हमें फायदा ये होता है कि हम इस डबलेट को यूज करते हुए निस्बतन दुरुस्त वैल्यू जो है ना लेटेस्ट कांस्टेंट की फाइंड कर सकते हैं। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, इसको समझने के लिए आपने
दोबारा जरा मेरा साथ देना है इस चीज को समझने के लिए। ये बच्चों देखें, ये वही सेटअप है, ये वही ये फोटोग्राफिक फिल्म है हमारी, जिसकी लंबाई हमने 180 मिलीमीटर रखी हुई है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी फोटोग्राफिक फिल्म है। ठीक है बच्चों, ये हमारा सोर्स है यानी एक्सरे का। ये हमारा यहाँ पे एंट्रेंस होल था जहाँ से एक्सरे एंटर होती हैं, और यहाँ पे सैंपल पड़ा हुआ था जहाँ पे ये डिफ्रैक्शन हुई है और ये डबलेट बन गई है, यानी एक लाइन की बजाय यहाँ पे दो लाइंस बन गई हैं। और दो लाइंस बनने की वजह क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमने यहाँ पे के अल्फा कंपोनेंट यूज किया हुआ है कोबाल्ट का, वो असल में के अल्फा 1 और के अल्फा 2 पर मुश्तमिल है, जिनकी वेवलेंथ की वैल्यू में थोड़ा सा फर्क होता है। तो उस फर्क की वजह से हमें दो एंगल्स पर डिफ्रैक्शन मिलती है, करीब करीब जो मौजूद होते हैं, और वहां पे हमें फिर एक डबलेट मिलता है। तो बच्चों चूंकि ये सर्कल है ना, तो सर्कल में पता है आपको कि हम एक आर्क लेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं, और उसका जो इंटरनल एंगल होता है उसका आर्क लेंथ के साथ एक खास रिलेशन होता है। एस इज इक्वल टू आर थीटा, आपने फार्मूला बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जहाँ पे एस आप आर्क लेंथ को बोलते हैं, आर रेडियस होता है, और थीटा जो है ना वो इंटरनल एंगल होता है उस आर्क का। तो उसी जो है ना कॉन्सेप्ट को जरा जहन में रखते हुए ना इस चीज को हमने समझने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो आर्क लेंथ है ना, फर्ज करें आप ये जो बाहर वाली लाइन है ना, यहाँ पे जरा पहले इसको कंसीडर करते हैं। बाहर वाली लाइन को कंसीडर करें यहाँ से और यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो लंबाई होगी ना फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, इसको हम कह लेंगे S1 कह लें, चलें, ये पहले ही हमारे पास आर्क लेंथ की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब ये जो फासला है यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, ये फासला ये है हमारे पास एंट्रेंस होल, और ये है हमारे पास एग्जिट होल। तो बच्चों फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर मुझे जरा बताएं, आप में से कोई अपना माइक ऑन करके, अब कोई ऐसा बच्चा माइक ऑन करे जिसने पहले मतलब नहीं बताया, कोई चीज नहीं बताई, तो कोई ऐसा बच्चा माइक ऑन करके मुझे बताए कि जब हम ये एग्जिट होल और एंट्रेंस होल की बात करते हैं, तो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर इनका दरमियानी फासला कितना बनता है मिलीमीटर में? 90 मिलीमीटर। 90 मिलीमीटर सर। 90 मिलीमीटर बनता है। तो इसका मतलब ये 90 हुआ मिलीमीटर। कि ये जो आर्क लेंथ है ना यहाँ पे एस नॉट, जिसको हम इसको हम एस नॉट फासला कह लेते हैं, और ये एस नॉट यहाँ पे 90 मिलीमीटर के बराबर होगा फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2 थीटा वैल्यू। ठीक है, और 2 थीटा वैल्यू जो है ना, ये हमारा है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन हमने 2 थीटा लिखा हुआ है, और ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं कि एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन हमेशा हम 2 थीटा में शो करते हैं। और 2 थीटा में हम क्यों शो करते हैं? 2 थीटा में हम इसलिए शो करते हैं कि जो बीम का एक्चुअल पाथ होता है, उस पाथ में और जिस डायरेक्शन में बीम डिफ्रैक्ट होती है ना, उसके दरमियान जो एंगल बनता है वो 2 थीटा होता है। तो ये देखें यहाँ पे जो बीम का ये एक्चुअल पाथ था, तो एक्चुअल पाथ और ये डिफ्रैक्टेड बीम है, तो एक्चुअल पाथ और डिफ्रैक्टेड बीम में जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, ये एंगल यहाँ पे है 2 थीटा। तो अगर ये वाला एंगल 2 थीटा है, जाहिर है तो ये एंगल भी 2 थीटा होगा। तो इस तरीके से ये जो टोटल एंगल यहाँ पे बनेगा, यानी जब हम फर्ज करें यहाँ पे जो ना इस एंगल की बात करते हैं, अब आप मुझे बताएं जरा बच्चों, अगर मैं ये टोटल एंगल की बात करूं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये टोटल एंगल कितना बनेगा? 4 थीटा। शाबाश, 4 थीटा। शाबाश, ये एंगल बनेगा 4 थीटा। ठीक है, चलें, अच्छी बात है। अगर ये एंगल 4 थीटा है, तो फिर ये वाला एंगल कितना बनेगा? ये वाला मैंने जो गालिबन पिंक कलर में स्केच किया है, 4 थीटा माइनस 360 में माइनस कर देंगे 4 थीटा माइनस 4 थीटा। 360 माइनस 4 थीटा बनेगा। शाबाश, तो 360 माइनस 4 थीटा जी, टोटल ये एंगल है बनेगा टोटल। 360 माइनस 4 थीटा। चूंकि टोटल एंगल 360 का होता है, तो जाहिर है ये फिर बनेगा 360 माइनस 4 थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आर्क लेंथ है ना हमारे पास एस, इसका जो इंटरनल एंगल है ना, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, वो यहाँ पे है 360 माइनस 4 थीटा। और जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है ये वाला, ये हमारे पास टोटल आता है 4 थीटा।
तो बच्चों ये देखें जरा, अब आपने इस इक्वेशन को जरा गौर से देखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एस यानी आर्क लेंथ, इसका जो इंटरनल एंगल है वो 360 माइनस 4 थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी जो रिलेशन है इस आर्क लेंथ का इस एंगल के साथ, यानी जो रिलेशन है एस का 360 माइनस 4 थीटा के साथ, वही निस्बत यहाँ पे बनती है, वही रेशो यहाँ पे बनती है किसकी, एस नॉड की 180 के साथ। और हमें पता है, मैं आपको पहले मतलब बता चुका हूँ, ये जो एस नॉड है ना टोटल, अगर हम इसको एंगल की टर्म में लिखेंगे तो जाहिर है ये एंगल यहाँ पे 180 डिग्री बनता है, चूंकि सर्कल का टोटल एंगल 360 होता है, तो जो हाफ सर्कल होगा उसका एंगल बनेगा 180। तो जो निस्बत है एस को 360 माइनस 4 थीटा के साथ, वही निस्बत है यहाँ पे एस नॉट को 180 के साथ। तो बच्चों ये रिलेशन, इसको अब थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे, यानी इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने से क्या मुराद है कि पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एस को 180 से मल्टीप्लाई करें, एस नॉट को 360 माइनस 4 थीटा से मल्टीप्लाई करें। आप ये काम अपने कागज पेन से लेकर उस पर कर सकते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन हमारे पास आएगी, वहां से थीटा को रहने दे एक तरफ और बाकी सारी टर्म्स ले जाएं दूसरी तरफ, तो आपके पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी वो कुछ इस किस्म की होगी जो अभी आपके सामने लिखी हुई है। यानी इक्वेशन ये क्या बनेगी, ये बनेगी थीटा इज इक्वल टू 90 इंटू 1 माइनस एस ओवर 2 एस नॉट, जहां पे हमें एस और एस नॉट की वैल्यूज का पता है। कैसे पता है कि एस हम यहां से मेजर कर लेंगे, कैसे मेजर कर लेंगे, एस मैंने आपको पहले बता दिया, ये जो इसकी बैरूनी लाइन है ना, उसका फासला आपने सेंटर से मेजर करना है। ये देखें उसने यहाँ पे मेजर किया हुआ है, और ये उसने बता दिया कि जो बैरूनी सर्कल है ना, उसका जो दरमियानी फासला बनता है ना, वो 27.65 मिलीमीटर बनता है। और इसी तरह जो एस नॉड है यहाँ पे, एस नॉड यहाँ पे जब हमने इस होल का फासला, यानी एग्जिट होल का, सॉरी एंट्रेंस होल का और एग्जिट होल का फासला मेजर किया इस एक्सपेरिमेंट में, तो ये पूरा 90 आना चाहिए था। बहरहाल समहाउ देयर इज वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एरर, ये वैल्यू आती है 90 की बजाय 90.02 मिलीमीटर। तो 90.02 मिलीमीटर हमारे पास एस नॉट की वैल्यू है। तो एस की वैल्यू हम यहाँ से मेजर करके, तो पहले हमने जो बाहर वाला सर्कल है ना, उसकी एस की वैल्यू यहाँ पे नोट करके तो थीटा 1 फाइंड कर लें, और फिर दूसरे स्टेप में हम S2 की वैल्यू यहाँ पे, यानी जो इंटरनल यहाँ पे एंगल है ना, जो इंटरनल यहाँ पे लाइंस है ना, उनका दरमियानी फासला नोट करके, तो फिर हम यहाँ पे S2 की वैल्यू पुट करके एस नॉट की वही वैल्यू होगी, तो थीटा 2 हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो थीटा 1 ये कॉरिस्पॉन्डिंग होगा हमारे के अल्फा कोबाल्ट के अल्फा 1 के, तो जो थीटा 2 होगा वो कॉरिस्पॉन्डिंग होगा कोबाल्ट के अल्फा 2 के। तो इस केस में हम दोनों के लिए अलग अलग, यानी कोबाल्ट के अल्फा 1 की वैल्यू अलग से यूज करके और कोबाल्ट के अल्फा 2 की वैल्यू अलग से यूज करके, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज अलग अलग नोट करके, तो हम निस्बतन दुरुस्त वैल्यू लेटेस्ट कांस्टेंट की फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमें फायदा है इस डबलेट का। तो ये तो बात हुई सिंपल क्यूबिक की, ये बात हुई सिंपल क्यूबिक की। अब मैं बात करने लगा हूँ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, कि सिंपल क्यूबिक में, जी जी सर काइंडली दोबारा से रिपीट कीजिएगा, हमने ये सारा प्रोसेस क्यों किया, ये जो हमने डुप्लेट का किया, ये इसकी वजह क्या थी? डबलेट की वैल्यू, डबलेट क्यों आती है, डबलेट इसलिए आती है कि हमने जो के अल्फा कंपोनेंट यूज किया होता सर है। मैं ये नहीं पूछ रहा, सर मैं पूछ रहा हूँ कि हमने ये जो अभी पिछली पूरी स्लाइड पर गया, इसका मेन रीजन क्या था, हम क्या निकालना चाह रहे थे? काइंडली पिछली स्लाइड कीजिए। इसमें से हम निकालना ये चाह रहे थे, ये देखें, ये लास्ट टाइम ये काम हमने किया था, लास्ट टाइम हमने काम ये किया था कि हम यहाँ पे 2 थीटा वैल्यू यूज करके अल्टीमेटली हमने लेटेस्ट कांस्टेंट फाइंड करना होता है। कि पहले हम 2 थीटा वैल्यू निकालते हैं, 2 थीटा वैल्यू यूज करके हम यहाँ से थीटा निकालते हैं। अगला कॉलम मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से आपने थीटा बनाना है,
टू थीटा को थीटा में कन्वर्ट करना है, उस थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके आपने इस प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग डी स्पेसिंग फाइंड करनी है, और उसको फिर आपने प्लेन स्पेसिंग इक्वेशन जो है ना क्यूबिक सिस्टम की, उसके अंदर डी की वैल्यू यूज करके आपने अल्टीमेटली सेल डायमेंशंस निकालनी है, यानी लेटेस्ट कांस्टेंट निकालने होते हैं, यानी ए की वैल्यू आपने निकालनी होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने टू थीटा की वैल्यू एक पी के लिए एक ही यूज की हुई है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक ही वैल्यू यूज की हुई है। ये वाला जो डबलेट वाला काम है, डबलेट वाले काम में क्या होगा कि अगर यहाँ पे हमें ये जो 211 HCl वैल्यू है ना, अगर हमें यहाँ पे डबलेट मिलता है तो फिर डबलेट के लिए क्या होगा कि यहाँ पे जो टू थीटा की वैल्यू आएंगी, ये दो वैल्यू आएंगी जो एक दूसरे के करीब करीब होंगी, यानी एक वैल्यू जो आ रही होगी फर्ज करें वो 144.5 आ सकती है, दूसरी वैल्यू हो सकता है यहाँ पे 144.1 आ जाए। तो फिर हम ये दो वैल्यूज जो है ना थीटा की वो अलग अलग यूज करके, तो अलग अलग डी स्पेसिंग फाइंड करके तो लेटेस्ट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करें। ओके सर, थैंक्स। तो बच्चों सिंपल क्यूबिक की बात करने के बाद अब मैं बात करने लगा हूँ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, ठीक है। ये अभी आपके सामने जो पैटर्न पड़ा हुआ है ना, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का पैटर्न है, ठीक है। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचान है इसमें, या इसकी कहने के इसको जो ना देख के भी आप बता सकते हैं कि ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें ये होता है कि ये जो हमें लाइंस मिलती हैं ना, इनके दरमियान जो स्पेसिंग है ना वो निस्बतन यूनिफॉर्म होती है, मतलब थोड़ा बहुत मामूली सा फर्क होता है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। जब सिंपल क्यूबिक का पैटर्न बच्चों हमने देखा था, तो सिंपल क्यूबिक में हमने नोट किया था कि 6 पीक्स के बाद वहां पे ना गैप थोड़ा ज्यादा था। तो हम देखते हैं क्या यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है। यहाँ पे देखें, ये पहली पीक यानी पहली लाइन यहाँ पे नजर आ रही है, पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठी है। तो छठी के बाद कोई खास वैल्यू गैप की हमें नजर नहीं आ रही, यानी वो गैप इससे ज्यादा नहीं है। बच्चों ऐसा ही है ना? जी यस सर। सर, इसमें डुप्लेट भी नहीं है। बिल्कुल। तो बच्चों जब छठी लाइन के बाद आपको गैप नजर ना आए, ज्यादा गैप, थोड़ा सा ज्यादा गैप नजर ना आए, छठी लाइन के बाद जब आपको थोड़ा सा ज्यादा गैप नजर ना आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे सिंपल क्यूबिक को रूल आउट कर दें कि सिंपल क्यूबिक ये पैटर्न नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल क्यूबिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक में 6 लाइनों के बाद जो 7वीं लाइन आती है वो गायब होती है, उसके बाद 8वीं आती है, तो इसलिए 6 के बाद भी थोड़ा सा गैप होता है, जबकि यहाँ पे हमें गैप नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने वो कॉम्बिनेशन, वो सिंपल क्यूबिक का ऑप्शन यहाँ से रूल आउट कर दिया कि ये सिंपल क्यूबिक नहीं है, ठीक है। तो फिर ये क्या है, ये वाला जो मटेरियल है ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की क्या पहचान होती है कि इसमें जो पहली जो आपको ये जो 6-7 लाइनें नजर आ रही हैं ना, इनमें जो गैप्स होते हैं ये निस्बतन यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है। और इसमें जो HCl वैल्यूज आती हैं ना, इनमें देखें जरा कि बच्चों ये जो पहली जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 110 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर ये 110 लिखा हुआ है तो आप जरा इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके अपना ज़हन में फौरन जरा कैलकुलेट करके देखें कि h² + k² + l² की वैल्यू क्या बनती है इसके लिए। √2। अंडर रूट की तो यहाँ पे बात ही नहीं की मैंने, अंडर रूट कैसे आ गया। मैं कह रहा हूँ h² + k² + l² 2 आएगा, ठीक है, ठीक है। इसके लिए वैल्यू आगे जो आ रहा है, आगे अगली जो लाइन है वो लिखा हुआ है 200 4। ये क्या बनेगा? 6 ये क्या बनेगा? 8 आएगा। 8 आगे 10 10 आगे 12 12। बच्चों ये बात ये हुई, बात यहाँ पे ये हुई, कंक्लूड हमने ये किया यहाँ पे कि इस केस में जो रिफ्लेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, यानी बॉडी सेंटर्ड के केस में जो रिफ्लेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, उनके लिए जो h² + k² + l²
कि जो पॉसिबल कम्बिनेशन है ना वो होते हैं 2 4 2 4 6 8 10 12 14 16, यानी कि ये सारे इवन नंबर्स होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। जबकि बच्चों अब आप में से मुझे कोई बताए सिंपल क्यूबिक के केस में हमने क्या देखा था, वहां पे क्या कम्बिनेशन अवेलेबल थे हमारे पास? बस सीक्वेंस था बट 7 और 7 15 और 15 नहीं था। 7 और 50 नहीं थे, बाकी सारे होल नंबर थे, मतलब 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 और 16, so on। ऐसे ही है ना? वहां पे जी हमने ये सर। कॉम्बिनेशन देखा था, यस और सर। यहाँ भी ये कॉम्बिनेशन आ गया जनाब के 2 4 6 8 10 12 14 16, ये पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो दूसरा तरीका इसका याद रखने का, इसकी पहचान का ये होता है कि अगर आपके सामने कोई इस किस्म का पैटर्न आए, ठीक है, जहाँ पे वो इंडेक्सिंग ऑलरेडी मौजूद हो, जब आप लोग रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, वहां पे अगर आपको कोई इस किस्म की इंडेक्सिंग नजर आती है, इस किस्म की पीक्स किसी ने आइडेंटिफाई की हुई है ना, तो आप उन पीक्स को गौर से देखें जरा, गौर से देखने से देखें जरा कि अगर आप इन तमाम वैल्यूज को जमा करें बच्चों, ये जो एच के एल की वैल्यूज है ना, यहाँ पे एच की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 0 है, यहाँ पे एच की वैल्यू 2 है, के की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू 0 है। तो जब आप इन एच के एल को जमा करें जरा, ये 1 1 0 को जमा करें तो आंसर क्या आता है? 2 2। तो 2 क्या है? ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है? इवन। इवन नंबर। अच्छा, जरा इनको जमा करके देखें, इवन आएगा ऑड आएगा? इवन सर। इनको जमा इवन करके सारे देखें। इवन है। 4 इवन। इवन इधर 4 इवन। इवन है यहाँ पर भी, नेक्स्ट भी इवन यहाँ पर भी इवन है। इवन। 6 यानी इवन। ये इसकी पहचान है कि यहाँ पे जो है सारे ना इवन नंबर आ रहे हैं। पार्टी सेंटर्ड क्यूबिक में जो एच के एल की वैल्यूज होती हैं ना, जब आप उनको ऐड करते हैं, एच प्लस के प्लस एल करते हैं, तो आंसर हमेशा एक इवन नंबर आता है। ठीक है, तो ये बच्चों बॉडी सेंटर्ड की पहचान है। यहाँ पे देखें, ये जो है ना 100 प्लेन एब्सेंट है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 100 प्लेन नहीं जाहिर होता, नहीं बनता, या यूं समझे सादा लफ्जों में कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 100 प्लेन होता ही नहीं है, मौजूद ही नहीं होता। ये क्यों नहीं होता, ये आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले वीक में, जब हम इसका स्ट्रक्चर फैक्टर निकालेंगे ना, तो वहां से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये वहां पे क्यों मौजूद नहीं होता। फॉर द टाइम बीइंग आप ये याद रखें कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो पहली रिफ्लेक्शन है वो 110 से आती है, 100 से नहीं आती। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 100 प्लेन एब्सेंट होता है, और इस केस में यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में सिर्फ वो रिफ्लेक्शंस हमें नजर आती हैं जिनके लिए एच प्लस के प्लस एल हमेशा इवन आता है, यानी जब हम इनको ऐड करते हैं तो जो भी आंसर आता है वो एक इवन नंबर होता है। तो बच्चों ये था बीसीसी के लिए। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एफसीसी के लिए। ये देखें, एफसीसी है ना, इसका स्ट्रक्चर एक यूनिक किस्म का होता है। ये आपके सामने जो पैटर्न है ना, ये एक एफसीसी मटेरियल का है, और इसको हम दूर से देख के ही पहचान लेते हैं कि ये एफसीसी का जो है ना पैटर्न होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें देखें, जैसे नजर आ रहा है आपको, जो पहली पीक हमें नजर आती है ना वो 111 से आती है। यहाँ पे 100 भी एब्सेंट होता है और 110 भी एब्सेंट होता है, यानी पहले जो दो प्लेन जो सिंपल क्यूबिक में मौजूद थे, सिंपल क्यूबिक में पहला प्लेन होता है 100, दूसरा होता है 110, तीसरा होता है 111। जबकि यहाँ पे क्या हमें नजर आ रहा है कि पहले दोनों प्लेन यहाँ पे एब्सेंट है। जो हमें प्लेन यहाँ पे पहला प्लेन नजर आएगा जो जाहिर होगा वो 111 होगा। तो देखें बच्चों, जब हम ये 111 यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एच के एल की वैल्यू यहाँ पे 111 है, तो इसका मतलब ये होगा कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3। ऐसे ही है ना बच्चों? अच्छा, अब देखो यहाँ पे ना जो कम्बिनेशन पॉसिबल है ना वो क्या है, वो है 3 4 8 11 12 16। ये बच्चों आपने याद रखने हैं। हमेशा यही कम्बिनेशन जो है ना वो हमें हासिल होते हैं इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, कि जो पहली रिफ्लेक्शन नजर आती है। अब अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे जो ना सम अप करके लिख दूं यहाँ पे कि इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक जो हमारे पास कम्बिनेशन पॉसिबल है
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के वो कौन कौन से हैं? 1, आगे बोलिए बच्चों। 2 3 4 5 3 6 4 5 8 6 के बाद 8 9 इसी तरह आगे चलता जाएगा। ये सिंपल क्यूबिक के लिए हो गया। जब हम बात हमने की है बीसीसी के लिए, इवन बीसीसी के लिए क्या पढ़ा हमने? नंबर सर। इवन नंबर्स 2 4 6 8 6 8 12 12 बच्चों ये हो गया। और एफसीसी के लिए, एफसीसी के लिए क्या पढ़ा हमने? 3 4 4 8 11 12 8 11 12 16 4 8 11 12 16 16 ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना 3 यहाँ पे आ रहा है चूंकि, तो पहली जो है ना प्लेन जो हमें जाहिर यहाँ नजर आ रही है, जो पहली प्लेन नजर आ रही है वो 1 1 1 होगी। और यहाँ पे जो है ना 1 0 0 भी एब्सेंट है और 1 1 0 भी एब्सेंट है। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है इनके ये आपने याद रखने हैं और इन्हीं के मुताबिक जो है ना हम इनकी इंडेक्सिंग करते हैं। यानी जो सिंपल क्यूबिक का कॉम्बिनेशन है वो याद रखें, जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का कॉम्बिनेशन है वो याद रखें, और जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक का कॉम्बिनेशन है ना वो याद रखें। अब यहाँ पे बात यही है कि ये प्लेन हमें क्यों नजर नहीं आ रहे, इसकी जो कैलकुलेशन हम करेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग देखेंगे, जब हम आगे इसका स्ट्रक्चर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर आपको ये बात मजीद क्लियर हो जाएगी। इसकी पहचान का एक और तरीका ये है कि यहाँ पे जब आप इनको देखते हैं ना HKL इन केस ऑफ FCC, तो यहाँ पे 1 1 1 आ रहा है, यानी H की वैल्यू 1 है, K की 1 है, L की 1 है, यानी तमाम जो इंडिसेस है ना वो ऑड नंबर हैं। यहाँ पे देखें तमाम इंडिसेस इवन नंबर हैं, 2 इवन नंबर हैं, 0 को भी हम इवन तस्वर करते हैं, और ये 2 0 0 ये सारे इवन हैं। यहाँ पे देखें ये 2 2 0 सारे इवन हैं। यहाँ पे देखें 3 1 1 ये सारे ऑड नंबर हैं। यहाँ पे देखें 2 2 2 ये सारे इवन नंबर हैं। ये लिखा है 4 0 0 ये सारे इवन नंबर हैं। तो इसका तरीकाकार ये भी है जहन में रखने का कि जब आपके सामने इस किस्म का स्ट्रक्चर आए कि जिसमें जो पीक्स इंडेक्स की गई हैं किसी XRD पैटर्न में, वहां पे जो प्लेन जाहिर हो रहे हैं वो प्लेन उनमें जो HKL की वैल्यूज हैं या तो वो सारे के सारे इवन नंबर हों या सारे के सारे वो ऑड नंबर हों। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये एक FCC स्ट्रक्चर है और इस केस को हम बोलते हैं अनमिक्स्ड इंडिसेस। अनमिक्स्ड इंडिसेस, अनमिक्स्ड का मतलब ये है कि ये मिक्स नहीं हो रहे, या तो सारा जो सेट है पूरे का पूरा सेट है वो इवन नंबर्स पर मुश्तमिल है, या फिर पूरे का पूरा जो सेट है ना वो ऑड नंबर पर मुश्तमिल है, ये आपस में मिक्स नहीं हो रहे। तो इनको हम बोलते हैं अनमिक्स्ड इंडिसेस। यानी FCC के केस में हमें हमेशा अनमिक्स्ड इंडिसेस मिलते हैं कि HKL की वैल्यूज या तो सारे इवन नंबर होते हैं या सारे ऑड नंबर होते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछ रहा था। जी पूछें। सर हम जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फोटोग्राफिक फिल्म पे जो लाइंस आती हैं वो विजिबल लाइट पे हमें शो हो जाती है नेकेड आई से? नहीं, उसके लिए आपको ना डेवलप करना पड़ता है, फोटोग्राफिक फिल्म को डेवलप करना पड़ता है और फिर ये जाहिर होती है। ओके सर। सर जी ये ना जरा कॉम्बिनेशन दोबारा रिपीट करना सर जी। यहाँ पर दो नजर आ रही है ना फिल्म पे दायरे, ये दो आ रहे हैं, आपने लेके चले हैं 1 1 2 0 0 2 2 0 3 1 1 2 2 2 फिर 4 0 0, तो वो आगे दूसरा दरा नहीं शुरू हो जाता जहाँ पर 4 0 0 है सर जी, वो लादा है ये इसका ही ओरिजिनल गिना जाएगा? वो इसका नहीं है, ये अलग से बनता है। आपने इसकी जो है ना शुरू वाला पता नहीं आपने लेक्चर स्किप किए होंगे, अगर अभी आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमने देखा था कि जो पीक्स को हम रीड करना शुरू करते हैं ना वो हम शुरू करते हैं इस होल से, क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाली लाइन देखें ये सेम होती है, ये 1 1 1 है, ये भी 1 1 1 है। ठीक है,
तो हम इसको रीड करना शुरू करते हैं यहाँ से, यानी जो हमारा एग्जिट होल होता है वहां से हम रीड करना शुरू करते हैं। तो इस तरफ हम आते हैं तो हमारे पास जो पीक्स आ रही है ना वो यही आ रही हैं, इसलिए ये और ये सेम ही होती है, ये कोई डिफरेंट नहीं है, ये लाइन और ये लाइन सेम है, ये एक ही कोन बना रही होती है। सिंपल फर्क ये है कि ये वाली कोन बनी हुई है जो हमारा एंट्रेंस होल है, और ये वाली कोन बनी हुई है जो हमारा एग्जिट होल है। ठीक है बच्चे, बात क्लियर हुई? यस सर, होगी सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। तो बच्चों इसको करने के बाद जो है ना, अच्छा ये तो हमारा पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड था जो अभी हमने पढ़ा। अभी मैं थोड़ा सा आपको जो है ना जो बाकी दो मेथड्स हैं, जो लावे मेथड है और रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है, इनकी डिटेल्स तो हमने नहीं पढ़नी, जस्ट इनकी ज्योमेट्री देखनी है कि इनका सेटअप कैसे होता है और पैटर्न कैसे बनता है। अब उसको रीड कैसे करना है वो हमारा इस सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि वैसे भी जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड है यही ऐसा मेथड है जो हम आजकल यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। पूरी दुनिया में ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तकरीबन 70-80% लैब्स में वो मेथड यूज़ होता है। हमारे पास भी डिपार्टमेंट में यही मेथड अवेलेबल है, पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड। उसी को यूज़ करते हुए हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो आजकल हमारे पास मेथड्स हैं ना वो थोड़े एडवांस हैं, वो डिजिटल फॉर्म में हमें डेटा मिलता है। उस डेटा को हम कैसे एनालाइज करेंगे वो भी हम इंशाल्लाह ताला बाद में देखेंगे। अभी जो मैंने आपको मेथड पढ़ाया, समझाया, बताया वो था फोटोग्राफिक फिल्म वाला, जो कि ज़ाहिर फोटोग्राफिक फिल्म आजकल यूज़ नहीं होती। आजकल हमें जो डेटा मिलता है ना वो डिजिटल फॉर्म में मिलता है। तो ये जो लावे मेथड है और रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है ये भी अभी तक दुनिया की बहुत सारी लैब्स में यूज़ हो रहे हैं, इसलिए इनका सेटअप कैसा होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। जो मेन फर्क है लावे मेथड में और रोटेटिंग क्रिस्टल में और पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड में वो आपको याद रखना चाहिए। मेन फर्क ये है कि जो पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड है और जो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है उनमें हम वेवलेंथ को फिक्स रखते हैं, यानी हम मोनोक्रोमेटिक एक्सरे यूज करते हैं उन दो मेथड्स में। कौन से दो मेथड्स में? पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड में और रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में। जबकि ये जो लावे मेथड है ना यहाँ पे हम वेवलेंथ को वेरी करते हैं, यहाँ पे हम एंगल को फिक्स कर देते हैं। ये इसमें फर्क है जो कि आपने याद रखना है। ये जो लावे मेथड है ये सिंगल क्रिस्टल मटेरियल्स के लिए ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, यानी हमें अगर पहले से पता हो कि हमारा जो मटेरियल है वो सिंगल क्रिस्टल है तो फिर हम इस मेथड को यूज करना प्रेफर करते हैं अगर ये हमारे पास अवेलेबल हो तो। लावे मेथड को दो तरीकों से हम इस्तेमाल करते हैं, यानी यूं समझें कि दो इसके हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन। एक इसका जो मोड ऑफ ऑपरेशन है ना उसको हम बोलते हैं लावे मेथड, और दूसरा लावे मेथड का जो है ना ये बैक रिफ्लेक्शन मोड है, और दूसरा जो इसका मोड है ना उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मोड। यानी बैक रिफ्लेक्शन मोड और ट्रांसमिशन मोड ये इसके दो डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन है। इसमें बच्चों होता क्या है कि देखें ये हमारे पास एक सोर्स है पॉलीक्रोमेटिक एक्सरेज का जिसमें बहुत ज़्यादा वेवलेंथ मौजूद है, और ये एक फोटोग्राफिक फिल्म है। इस फोटोग्राफिक फिल्म के दरमियान में यहाँ पे एक सुराख किया गया है ताकि यहाँ से एक्सरे बीम पास कर सके, और यहाँ पे हमने अपना सैंपल रखा हुआ है जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये यहाँ पे रखा हुआ है। अब होगा क्या, चूंकि इस मेथड का नाम है बैक रिफ्लेक्शन मेथड या बैक रिफ्लेक्शन मोड, तो होगा क्या कि इस मटेरियल के अंदर जब डिफ्रैक्शन होगी तो जो एक्सरे स्कैटर होंगी डिफरेंट डायरेक्शन में वो एक कोन की शक्ल बनाएंगी जो एक पर्टिकुलर प्लेन से आ रहे होते हैं जो हमने पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड में पढ़ा है। तो उस कोन का वो पोर्शन वो पार्ट जो इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर स्ट्राइक करेगा वो यहाँ पे हमें एक हाइपरबोला टाइप की शक्ल दे देगा। तो इस हाइपरबोला को हम फिर एनालाइज करके इसका मेजर एक्सिस कितना है, माइनर एक्सिस कितना है, और इसका फासला कितना है सेंटर से, ये सारी चीजें मेजर करके फिर हम जो ना ये गैस करते हैं कि ये हाइपरबोला किस प्लेन की वजह से बना हुआ है। दूसरा इसका जो मोड है ना उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है
कि जो एक्सरे बीम है ना, ये हमारे मटेरियल में से, सैंपल में से ट्रांसमिट कर जाती है, और ट्रांसमिट करने के बाद एक ये इलिप्स बनाती है फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। ठीक है, तो ये जो एक इलिप्स है ना, वो एक सेट ऑफ प्लेन की वजह से बनती है। और जाहिर है अगर हमारे सैंपल के अंदर ज्यादा सेट ऑफ प्लेन मौजूद हैं तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ज्यादा इलिप्स बनेगी। अगर फर्ज करें कि 4 डिफरेंट सेट्स ऑफ प्लेन हमारे सैंपल के अंदर मौजूद हैं, तो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर वी विल गेट 4 डिफरेंट इलिप्सिस, जिनका ज़ाहिर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस डिफरेंट होंगे, और फिर हम उनको एनालाइज करके मटेरियल का स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं। और यही काम यहाँ भी होता है बैक रिफ्लेक्शन मेथड में भी। जो एक हाइपरबोला है ना, ये किसी एक सेट ऑफ प्लेन की वजह से बनता है। तो हमारे सैंपल में जितने ज्यादा सेट्स ऑफ प्लेन होंगे उतने ज्यादा हाइपरबोला बनेंगे, और जो फोटोग्राफिक फिल्म की रेंज में आएंगे, जाहिर है फोटोग्राफिक फिल्म उनको कैप्चर कर लेगी, तो फिर हम उनको एनालाइज करके मटेरियल का स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं। तो ये तो है हमारे पास लावे मेथड। जो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है उसकी ज्योमेट्री अभी आपके सामने दिखाई गई है कि इसमें भी हमारे पास एक फोटोग्राफिक फिल्म होती है। ये आपको जो सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप नजर आ रही है ना, ये असल में एक फोटोग्राफिक फिल्म ही है। और इसमें जो एक्सरे बीम है वो यहाँ से एंटर होगी, और क्रिस्टल हमने यहाँ पे रखा हुआ है अपना मटेरियल जिसको हमने एनालाइज करना है। तो इस बीम के इस मैटर के साथ इंटरेक्शन के बाद डिफ्रैक्शन होगी डिफरेंट डायरेक्शन में, और इस डिफ्रैक्शन के नतीजे में हमें इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर इस किस्म के सर्कल मिलेंगे, जो कि ये इसके अंदर आपको इसके सरकमफ्रेंस के ऊपर आपको ये डॉटेड लाइंस की शक्ल में नजर आ रहे हैं। तो हर जो डॉट है ना, हर जो सर्कल है ना, ज़ाहिर है वो एक सेट ऑफ प्लेन से आ रहा होगा, और जितने हमारे पास सैंपल के अंदर सेट्स ऑफ प्लेन ज्यादा अवेलेबल होंगे उतने ज्यादा यहाँ पे सर्कल्स बनेंगे। फिर हम इन सर्कल को एनालाइज करके अपने मटेरियल का स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं। और मेन जो फर्क है वो यही आपने याद रखना है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में और फोटो डिफ्रैक्शन लावे मेथड में। लावे मेथड में आप पॉलीक्रोमेटिक एक्सरे यूज करते हैं, वहां पे आप एंगल को फिक्स करते हैं, जबकि यहाँ पे आपने एंगल को वेरिएबल कर देना है और वेवलेंथ को यहाँ पे फिक्स यूज करना है। यानी यहाँ पर भी आप मोनोक्रोमेटिक जो एक्सरेज है ना वो यूज करते हैं। ये पैटर्न अभी आपको जो नजर आ रहा है ये भी एक रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड से हासिल किया गया पैटर्न है। और जहाँ पे आपको ये स्पार्ट्स नजर आ रहे हैं, इन स्पार्ट्स को मिलाकर हम यहाँ पे लाइंस बनाते हैं, और फिर उन लाइंस को रीड करके उनको एनालाइज करके हम मटेरियल का स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं। तो जैसे कि इसके नाम से जाहिर है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड इसका नाम है, इसका मतलब ये है कि इस मेथड के अंदर हम अपने क्रिस्टल को, अपने मटेरियल को कंटिन्यूसली जो है ना रोटेट करते रहते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास आज के लेक्चर की लास्ट स्लाइड है, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ जो डी स्पेसिंग फार्मूलाज हैं। जब हमने पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था क्यूबिक मटेरियल के लिए जो डी स्पेसिंग इक्वेशन है ये वाली हमने यूज भी की थी, 1/d² इज इक्वल टू h² प्लस k² प्लस l² ओवर a²। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो डी स्पेसिंग इक्वेशन है ना क्यूबिक सिस्टम के लिए अलहदा होती है, टेट्रागोनल के लिए अलहदा होती है। हमारे पास टोटल जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है ना, हर सिस्टम के लिए इक्वेशन डिफरेंट होती है। तो ये जो 7 सिस्टम है उनमें से मेरा ख्याल है कि ये 6 के लिए जो इक्वेशन है ना ये भी आपके सामने लिखी हुई है। क्यूबिक सिस्टम के लिए, टेट्रागोनल के लिए अगर हमारा जो मटेरियल है वो टेट्रागोनल होगा, फिर हम इस इक्वेशन को कंबाइन करेंगे ब्रैग्स लॉ के साथ, और जो रिजल्टेंट हमारे पास रिलेशन आएगा उसको हम एनालिटिकली एनालाइज करके मटेरियल का स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं। अगर हमारा मटेरियल ऑर्थोरोम्बिक है तो फिर हम ऑर्थोरोम्बिक वाली इक्वेशन यूज करेंगे जो कि 1/d² इज इक्वल टू h² ओवर a² प्लस k² ओवर b² प्लस l² होती है। यहाँ पे हमने ए, बी और सी तीनों लेटेस्ट कॉन्स्टेंट्स फाइंड करने होते हैं। इसी तरह आगे हेक्सागोनल के लिए, मोनोक्लिनिक के लिए, ट्राइक्लिनिक के लिए इक्वेशन लिखी हुई हैं, और इनके लिए ज़ाहिर है कि हमने एंगल भी फाइंड करना होता है, अल्फा, बीटा और गामा। इसलिए इन इक्वेशंस के अंदर अल्फा, बीटा और गामा भी मौजूद हैं। और ज़ाहिर है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जो इक्वेशन होती है ना वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आती जाती है। जो 7वीं इक्वेशन है रोम्बोहेड्रल के लिए वो यहाँ पे नहीं लिखी हुई। आपके पास जो बुक है शॉर्ट कॉपी फॉर्म में BD कुल्टी की जो बुक है एलिमेंट्स ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन,
उसके आखिर में जो है ना वो इंडेक्स दिए गए हैं, वहाँ से आप इसकी जो है ना इक्वेशन देख सकते हैं। वहाँ पर ये जो बाकी है ना साथ ये भी दी गई हैं, और ये वाली जो इक्वेशन है ना मतलब सातों वहाँ पे दी गई हैं, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी भी वहाँ पे काफ़ी सारी मालूमात मौजूद हैं बुक के एंड पे इंडिसेस की फॉर्म में, जहाँ पे जितने भी डिफ्रैक्शन के अंदर पैरामीटर यूज होते हैं वो वहाँ पे दिए गए हैं। ये बच्चों इसके साथ ही जो है ना ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। कल से इंशाल्लाह हम जो चैप्टर 4 है ना वो स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन जो बुक है ना उसका चैप्टर नंबर 4 हम इंशाल्लाह कल 3 बजे क्लास होगी और वो स्टार्ट करेंगे। ओके बैंडी हो गई। ओके बच्चों, पहला ये लेक्चर लीजिएगा आज ही। जी मैं अभी सेंड करता हूँ।